नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। देश ने राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने की उपलब्धि हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इतिहास रचा गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और कई मंत्रियों ने इस उपलब्धि में डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के बहुमूल्य योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देशवासियों को विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को मंजूरी दी। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर 28 से 31% किया गया। निर्वाचन आयोग ने उपचुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए परामर्श जारी किया। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों की समीक्षा की। और 2020 क्रिकेट विश्व कप के क्वालीफायर मैच में बांग्लादेश ने पापुआ न्यू गिनी को 84 रन से हराया। समाचार संध्या में मुनीश शर्मा कृष्णात्रय के साथ मैं लवली निगम। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने की उपलब्धि हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश ने आज इतिहास रचा है। श्री मोदी ने कहा कि ये भारत के वैज्ञानिकों, उद्यमियों और 130 करोड़ भारतीयों के सामूहिक प्रयासों से संभव हो पाया है। भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स, सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को कोविड महामारी से निपटने में सबसे बड़ा योगदान माना जा रहा है। ये सभी फ्रंटलाइन वर्करों के लिए एक बड़ा उपहार है, जिन्होंने 24 घंटे काम कर सुचारू और सुरक्षित तरीके से समूची प्रक्रिया को अंजाम दिया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृहमंत्री और रक्षा मंत्री सहित कई मंत्रियों ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल करने में डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के बहुमूल्य योगदान की सराहना की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस लक्ष्य को हासिल करने पर देशवासियों को बधाई दी है। श्री कोविंद ने कहा है कि भारत ने आज इतिहास रच दिया है। आज देश ने एक इतिहास रचा है। सभी देशवासियों ने मिलकर के जो हमारा 100 करोड़ का वैक्सीनेशन था उसको हम पार कर गए। राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत ने विश्व पटल पर आत्मनिर्भरता की एक नई मिसाल पेश की है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस शानदार उपलब्धि पर टीम इंडिया को बधाई दी है। हमारा कोरोना वर्कर्स के जितने तारीफ की जाए उतनी ही कम है और दिन रात मेहनत करके देश के कोने कोने तक वैक्सीन पहुंचा रहा है। मेरी अपील है कि वैक्सीन लगवाने को आप लोग आगे आइए, तभी कोरोना हारेगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी लोगों को बधाई दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने इसे एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण पल बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत ने कोविड पर नियंत्रण पाने में
महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतने कम समय में 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज देने के लक्ष्य को प्राप्त करके भारत ने अपनी संकल्प शक्ति का परिचय दिया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने पर मैं भारत के वैज्ञानिकों और मेडिकल रिसर्चर्स समेत पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज भारत जैसे देश में जनता को लगा पाना एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। पर हमें यहां रुकना नहीं है। जब तक देश के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लग जाते, न तो हम रुकेंगे न थकेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन सभी पक्षों का आभार व्यक्त किया है जिन्होंने टीकाकरण अभियान में देश के लिए एकजुटता दिखाई। Congratulations, India, and thank you, Prime Minister Modi ji, for the firm, clear, and timely direction, and for leading the world's largest vaccination drive. The nation stands together, recognizing the great efforts of our health workers and frontline workers, scientists, researchers, vaccinators, and above all, the people of the country who have come forward and displayed confidence in the country's vaccination drive. भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भारत ने ये लक्ष्य 10 महीने से भी कम समय में पूरा कर लिया। सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। This is a very remarkable achievement. Now, this is not a small matter, and this is not even something which we can compare with other countries because the scale and the complexity which we have is not seen elsewhere. So this is very, very creditable, and it credits not only those who have made the vaccines, not only those who have deployed the vaccines, those also who have developed the IT backbone to make sure that those who get the vaccines are recorded, the states, the cities, the hospitals, the healthcare workers, all of them deserve credit. कोविन प्लेटफॉर्म के प्रमुख डॉक्टर आरएस शर्मा ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि दुनिया में ऐसा कोई मंच नहीं है जितनी इतनी तेजी से इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया हो। आज हमारे देश के लिए बहुत गौरव का दिन है और इसमें हमारा जो कोविन प्लेटफॉर्म है उसने एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। ये जो है आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए, देश के लिए। देखिए कि पूरे यूरोप की पॉपुलेशन जो है उससे ज्यादा पॉपुलेशन है 100 करोड़। 100 करोड़ की पॉपुलेशन उनकी नहीं है। ये एक प्रकार से बहुत बड़ा आंकड़ा है। भारत बायोटेक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉक्टर कृष्णा इरला ने कहा है कि मात्र 9 महीनों में 100 करोड़ टीके लगाना भारत के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि भारत बायोटेक को इस ऐतिहासिक क्षण में योगदान देने पर गर्व है। We all should be proud of that, what India has done it. I think the credit goes to scientists of this country and also the government system that delivered the vaccine to the last mile of the delivery. And I think that's significant progress. I think we've proven to the world the Indian industry can do it and Indian government system can deliver the vaccine to the last mile. भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई ने इस ऐतिहासिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार की सराहना की है। सीआईआई के अध्यक्ष टीवी नरेंद्रन ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रतिबद्ध नेतृत्व में वास्तव में ये एक प्रेरणादायक उपलब्धि है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 100 करोड़ लोगों को टीके लगाए जाने की उपलब्धि हासिल करने पर एक गीत जारी किया। कोरोना की काली आंधी जब काल बनकर उमड़ आई, देश घिर गया भ्रम के भंवर में दहशत सी सब पर छाई। तब देश को भारी विपदा से बचाने को, कोरोना महामारी के खौफ से टकराने को, एक और नरेंद्र ने आगे बढ़कर देश की सामूहिक शक्ति को जगा दिया। मानो विवेकानंद ने फिर से आकर देश के नौजवानों को ललकार दिया। 130 करोड़ की महाशक्ति के नव जागरण से चहुंदित हो उठी जय जय। देशवासियों में हौसला भर कहा नरेंद्र ने, डरो मत कि तुम हो मृत्युंजय। मणिपुर सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में एक धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। त्रिपुरा के अगरतला से एक लाभार्थी दीपक दास ने 100 करोड़ टीकाकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। हमारा देश में वैक्सीन लेने के लिए जो प्रयास चालू किया है और आज तक 100 करोड़ जनता ने वैक्सीन ले चुकी है और अभी भी जिन्होंने पूरा वैक्सीन नहीं लिया है और
सबको लेने के लिए गवर्नमेंट ने कोशिश कर रहा है और ये सब इतना कम दिनों में ये 100 करोड़ जनता ने ले चुका है। इनके लिए हमारा देश का जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सर को हमारा तरफ से धन्यवाद देता हूँ। महाराष्ट्र कोविड कार्य बल के सदस्य डॉक्टर सुभाष सालुंखे ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि टीकाकरण के साथ साथ उचित व्यवहार से भारत को जल्द ही कोरोना महामारी से मुक्ति पाने में मदद मिलेगी। We are certain that if we continue to vaccinate people and up to December complete 2 doses of every required Indian, then there will be no question of any third wave or fourth wave. Provided, in addition to vaccination, we also ensure that we follow strictly COVID appropriate behavior, particularly use of appropriate mask appropriately. विश्व के इस सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में जहां भारत ने कोविड रोधी वैक्सीन की डोज देने में 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है, वहीं 30 करोड़ लोगों को दोनों टीके लगाने के भी निकट पहुंच गया है। गौरतलब है कि ये संख्या इंडोनेशिया, पाकिस्तान या ब्राजील की जनसंख्या से अधिक है। वास्तव में ये संख्या लगभग अमेरिका की आबादी के बराबर है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के चरम पर एक दिन में टीके की 2.5 करोड़ डोज देकर विश्व कीर्तिमान भी बनाया गया। ये संख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर है। पिछले महीने प्रतिदिन औसतन लगभग 70 लाख डोज दी गई। ये दर ये दर्शाती है कि इस हिसाब से 2.5 करोड़ जनसंख्या वाले किसी देश में सबको 3 से 4 दिन में पहली डोज दी जा सकती है। कुछ महीनों में दोनों टीके लगाए जा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 18,454 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वर्तमान में ये 1,78,831 रोगियों का इलाज चल रहा है। कल 17,561 रोगी स्वस्थ हुए। अब तक 3,34,95,808 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 98.15% हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। देश ने राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने की उपलब्धि हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इतिहास रचा गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृहमंत्री, रक्षा मंत्री और कई मंत्रियों ने इस उपलब्धि में डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के बहुमूल्य योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देशवासियों को विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान को मंजूरी दी और केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर 28 से 31% किया गया। निर्वाचन आयोग ने उपचुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए परामर्श जारी किया। गृहमंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों की समीक्षा की है और 2020 क्रिकेट विश्व कप के क्वालीफायर मैच में बांग्लादेश ने पापुआ न्यू गिनी को 84 रन से हराया। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उत्प्रेरित कर स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार लोगों के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि नए बनने वाले सभी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में मरीजों के परिजनों के लिए रैन बसेरे हों।
एम्स नई दिल्ली के राष्ट्रीय कैंसर संस्थान झज्जर परिसर में इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा निर्मित विश्राम सदन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कैंसर का इलाज कराने वालों के लिए ठहरने की जगह न होना एक समस्या है। झज्जर परिसर में विश्राम सदन बनने से ये समस्या हल होगी। जितने नए एम्स बन रहे वहां पर नाइट शेल्टर्स जरूर बने। अपनी बीमारी से परेशान मरीज और मरीज के रिश्तेदारों को थोड़ी सी भी सहूलियत मिल जाती है तो बीमारी से लड़ने का उनका हौसला भी बढ़ जाता है। ये सहूलियत देना भी एक तरह से सेवा ही है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कई बीमारियों के इलाज, दवाओं और चिकित्सा सहायता प्राप्त करने में कैंसर से लड़ने वाले हजारों लोगों को लाभान्वित करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों को किफायती दर पर दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए 400 से अधिक कैंसर दवाओं की कीमत कम करने के लिए कदम उठाए हैं। ये सेवाभाव ही है जिसकी वजह से हमारी सरकार ने कैंसर की लगभग 400 दवाओं की कीमतों को कम करने के लिए कदम उठाए। ये सेवाभाव ही है जिसकी वजह से गरीबों को जन औषधि केंद्रों से बहुत सस्ती, बहुत मामूली कीमत में दवाएं दी जा रही और मध्यम वर्ग के परिवार जिनके घर में कभी साल भर दवाइयां लेनी पड़ती हैं, ऐसे परिवारों को तो साल में 10, 12, 15 हजार रुपयों की बचत हो रही। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार के विधायकों से राज्य के विकास के लिए संकल्पबद्ध रहने को कहा है। उन्होंने आज बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह के उद्घाटन अवसर पर कहा कि लोगों की आकांक्षाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखा जाना चाहिए। राज्य की जनता आप सभी जनप्रतिनिधियों को अपना भाग्य विधाता मानती है और उनकी आशाएं और आकांक्षाएं आप सब पर ही टिकी होती है। सभी देशवासियों में, जिनमें बिहार के निवासी भी शामिल हैं, अपने बेहतर भविष्य के लिए उनकी ललक दिखाई पड़ती है। मुझे विश्वास है कि आप सभी विधायकगण अपने आचरण और कार्यशैली से जनता की आशाओं को यथार्थ रूप देने का प्रयास करते रहेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते की एक और किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाकर 28 से 31% कर दिया गया है। इस वर्ष जुलाई में कर्मचारियों के डीए की 3 बकाया किस्तें हैं, उसकी बहाली को अनुमोदित किया गया था और डीए की दर को 17% से बढ़ाकर 28% किया गया था। आज इस क्रम में जो निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ता और जो पेंशनर्स है उनको महंगाई राहत में 3% की वृद्धि करते हुए इसे वर्तमान 28% से बढ़ाकर 31% किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी है। इसमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए इसकी शुरुआत, कार्यान्वयन, निगरानी और सहायक तंत्र के वास्ते संस्थागत कार्य संरचना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ इसी महीने की 13 तारीख को किया था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि गति शक्ति मास्टर प्लान के कार्यान्वयन ढांचे में सचिवों का अधिकार प्राप्त एक समूह, नेटवर्क नियोजन समूह और आवश्यक तकनीकी क्षमता के साथ तकनीकी सहायता इकाई भी शामिल है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। 21 अक्टूबर 1934 को जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव जैसे नेताओं ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की।
रूसी क्रांति की सफलता ने 1920 और 1930 के दशक के दौरान भारतीयों के मन में समाजवाद के बीज बो दिए थे। बड़ी संख्या में युवा असहयोग आंदोलन को वापस लेने और राष्ट्रवादियों के राजनीतिक कार्यों से असंतुष्ट थे। इन विचारधाराओं को भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे महान प्रचारकों ने आगे बढ़ाया। इस प्रकार 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने किसानों तथा श्रमिकों को संगठित करने में मदद की, साम्राज्यवाद विरोध को बढ़ावा दिया और गरीबी तथा जमींदारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये गतिविधियां उस समय और तेज हो गईं, जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और ब्रिटिश शासकों द्वारा गिरफ्तार किए गए शीर्ष नेताओं की अनुपस्थिति में आंदोलन को जिंदा रखा। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद की अनंतिम सरकार की स्थापना की घोषणा की। इसे अर्जी हुकूमती आजाद हिंद के नाम से जाना जाता था। अनंतिम सरकार ने न केवल बोस को जापानियों के साथ समान स्तर पर बातचीत करने में सक्षम बनाया, बल्कि आईएनए में शामिल होने और समर्थन करने के लिए पूर्वी एशिया में भारतीयों को लामबंद करने में मदद की। नेताजी ने संपूर्ण लामबंदी की घोषणा की। कोई नहीं कह सकता है कि लोग इस जंग में शहीद होंगे, उनसे कितने लोग निकलेंगे जिंदा हो। हम जिंदा रहेंगे या तो मरेंगे, कोई बात नहीं है। बात सही बात यह है, आम बात यह है, आखिर में हमारी कामयाबी होगी, हिंदुस्तान आजाद होगा। उन्होंने कहा, पूर्वी एशिया में रहने वाले 30 लाख भारतीयों के लिए धन और जनशक्ति सहित अपने सभी उपलब्ध संसाधनों को जुटाने का समय आ गया है। आधे अधूरे मन से किए गए उपायों से काम नहीं चलेगा। इस संपूर्ण लामबंदी से मुझे कम से कम 3 लाख सैनिकों और 3 करोड़ यानी $30 मिलियन की उम्मीद है। आजाद हिंद की अनंतिम सरकार के गठन के साथ सशस्त्र संघर्ष के लिए भारतीय समुदायों की लामबंदी तेज हो गई थी। मलाया, थाईलैंड और बर्मा के कई भारतीय नागरिकों ने उत्साह दिखाया। अन्य लोगों ने आईएनए फंड में उदारतापूर्वक धन और सोने का योगदान दिया। बोस की रैलियों और बैठकों में भाग लेने के बाद महिलाओं ने अपने आभूषण दिए तो अमीर भारतीय परिवारों ने बड़ी धनराशि दान की। इसके अलावा कपड़े, खाद्य पदार्थ और अन्य वस्तुएं भी दी गईं। भारतीय समुदायों से भारी दान के प्रबंधन के लिए अप्रैल 1944 तक रंगून में आजाद हिंद बैंक की स्थापना कर दी गई थी। नेताजी ने स्वतंत्र भारत की भावी राष्ट्रीय सेना के रूप में मुक्ति सेना की परिकल्पना की और युद्ध के नारे के साथ लोगों का आह्वान किया, कॉमरेड मेरे सैनिकों, अपनी लड़ाई को नारा दो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। अनंतिम सरकार में सुभाष चंद्र बोस उसके प्रमुख, प्रधानमंत्री और युद्ध तथा विदेश मामलों के मंत्री थे। कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने महिला संगठन का नेतृत्व किया, जबकि एसए अय्यर ने प्रचार और प्रसार विंग का नेतृत्व किया। रास बिहारी बोस को सर्वोच्च सलाहकार के रूप में नामित किया गया। इस घोषणा के तुरंत बाद अनंतिम सरकार को विभिन्न देशों से मान्यता मिल गई थी। आजाद हिंद फौज ब्रिटिश ताकत के लिए एक आसन्न खतरा थी। श्री कृष्ण सिन्हा का जन्म 21 अक्टूबर 1887 को बिहार के नवादा जिले में हुआ था। श्री कृष्ण सिन्हा ने बिहार में असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें कई बार जेल में डाला गया। उन्होंने 8 साल जेल में बिताए थे। स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भागीदारी के साथ साथ श्री कृष्ण सिन्हा ने एक सक्षम प्रशासक और विधायक के रूप में भी योगदान दिया। उन्होंने 1927 में बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में कार्य किया। उन्हें 1937 में बिहार प्रांत के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। श्री कृष्ण सिन्हा ने बाद में भारतीयों की सहमति के बिना द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के भारत को शामिल करने के सवाल के विरोध में इस्तीफा दे दिया। श्री कृष्ण सिन्हा ने बिहार प्रांत से संविधान सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। विधानसभा में उन्होंने विषयनिष्ठ प्रस्तावों से संबंधित चर्चाओं में सक्रिय भाग लिया।
स्वतंत्रता के बाद श्री कृष्ण सिन्हा को बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें जमींदारी व्यवस्था को खत्म करने, कोसी, अघौर और सकरी में नदी घाटी परियोजनाओं को लागू करने और बिहार में तेल शोधन तथा उर्वरक उत्पादन जैसे भारी उद्योगों की शुरुआत करने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता था। 31 जनवरी 1961 को उनका निधन हो गया। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। निर्वाचन आयोग ने उपचुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता के पालन को लेकर परामर्श जारी किया है। परामर्श में उपचुनावों में से जुड़ी किसी भी तरह के राजनीतिक आयोजन नहीं करने को कहा गया है। आयोग ने कहा है कि संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी आदर्श आचार संहिता और कोविड संबंधित दिशा निर्देशों के पालन को सुनिश्चित बनाएं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि उत्तराखंड में भारी वर्षा की समय पर चेतावनी के कारण कम से कम नुकसान हुआ और समय पर बचाव और राहत कार्रवाई की गई। गृहमंत्री ने आज राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का 2 घंटे तक हवाई सर्वेक्षण करने के बाद ये बात कही। भारत सरकार की ओर से समय पर चेतावनी मिलने के कारण बहुत कम मात्रा में नुकसान हुआ है। कम से कम जान हानि बहुत कम मात्रा में। माली नुकसान पानी की गति और पानी के बहाव पर निर्भर करता है। 4 धाम के यात्रियों को भी जहां थे वहां सुरक्षित जगह में बारिश शुरू होने से पहले ही रोका गया। इसका ही परिणाम है कि अब तक 4 धाम के यात्रियों में से किसी हताहत होने की समाचार नहीं आया है। यात्रा अब शुरू भी कर दी गई है। केरल में इडुक्की, पथनमथिट्टा और कोट्टायम के अलावा 5 और अन्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण तमिलनाडु तट के ऊपर बना चक्रवाती स्थितियों के असर से केरल में 25 अक्टूबर तक तेज वर्षा की आशंका है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। नौसेना के कमांडरों का 4 दिन का सम्मेलन आज संपन्न हो गया। सम्मेलन के दौरान कमांडरों ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने संवाद किया। उन्होंने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर तीनों सेनाओं में तालमेल के उपायों सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि भारत अपनी संप्रभुत्व और सुरक्षा को लेकर कभी भी कोई समझौता नहीं करेगा और देश के लिए खतरा पैदा करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देगा। नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक स्थल में उन्होंने कहा कि सरकार चुनौतियों का सामना करने के लिए केंद्रीय पुलिस बलों को आधुनिक उपकरण और हथियार उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध है। 2020 विश्व कप क्रिकेट के पहले क्वालीफायर मैच में बांग्लादेश ने पापुआ न्यू गिनी को 84 रन से हरा दिया है। 7 विकेट पर 181 रन बनाए बांग्लादेश ने और जवाब में पापुआ न्यू गिनी की पूरी टीम 19 ओवर और 3 गेंदों में 97 रन पर आउट हो गई। दूसरे क्वालीफायर में स्कॉटलैंड का मुकाबला हो रहा है ओमान से। ओमान ने ताजा समाचार मिलने तक 11 ओवर में 3 विकेट पर बना लिए थे 66 रन और विश्व कप में सुपर 12 के मुकाबले 23 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। आकाशवाणी से इन मैचों का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश ने राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने की उपलब्धि हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इतिहास रचा गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृहमंत्री, रक्षा मंत्री और कई मंत्रियों ने इस उपलब्धि में डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के बहुमूल्य योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देशवासियों को विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को मंजूरी दी। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर 28 से 31% किया गया। निर्वाचन आयोग ने उपचुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए परामर्श जारी किया। गृहमंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों की समीक्षा की और 2020 क्रिकेट विश्व कप के क्वालीफायर मैच में बांग्लादेश ने पापुआ न्यू गिनी को 84 रन से हराया।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।